आदाब, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलता बिजनौर में। और बोलता बिजनौर में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। इनकी खासियत ये है कि बिजनौर के इनके तमाम वोटर तो इनको तलाश कर ही रहे हैं एक लंबे टाइम से। बोलता बिजनौर की टीम को भी इनका बड़ा इंतजार था और आज बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि बिजनौर के लापता सांसद मलूक नागर अपने पते पर पहुंच गए हैं। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलता बिजनौर। फातिमा जी, आप होमवर्क नहीं करती। मैंने अपना 2 साल का रिपोर्ट कार्ड बना के भेजा था जिसमें 143 जनसभाएं और सभाएं थी और 246 पार्टिसिपेशन थे पार्लियामेंट में। फिर भी आपका चैनल ये बोलता है, कुछ हजम नहीं हुई। पर आपको आजादी है, जो चाहे कहो। थैंक यू वेरी मच, आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। और मुझे खुद को, मेरे परिवार में मेरे भतीजे की डेथ हुई, कोरोना था, उसके बावजूद 3rd लेयर जो डेल्टा प्लस की आने वाली है उसको ध्यान में रख करके भी फिर भी मैं लोगों के बीच में हूँ और कैसे लोगों से जाके मिल सकूं, बात कर सकूं और उसके बारे में, डेल्टा प्लस के बारे में भी बता सकूं। तो आपके बीच में हूँ और मौजूद हूँ। सर, थोड़ा सा होमवर्क मैंने किया है। 29 मई 2019 में आप सांसद बने और उसके तकरीबन ठीक 1 साल बाद 1 जून को पूरे क्षेत्र में आपके पोस्टर चस्पा हुए कि सांसद लापता है, किसी को पता हो तो बताएं। फिर मैं कहूंगा कि ये तो पत्रकार है, पत्रकारों से हम डरते हैं, कुछ कह तो सकते नहीं, उनकी बात को तो गलत नहीं कह सकते। पर वो 29 मई नहीं थी, पूरा देश जानता है 23 मई थी। तो संशोधन करें प्लीज। दूसरा, एक मोहल्ले में किसी कांग्रेस के एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के आदमी ने लगाए थे एक में, और बाकी 95% लोगों ने लगाए थे कि मौजूद है हमारा सांसद, सबसे ज्यादा देश में पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करता है, सबसे ज्यादा रहता है। और आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, मेरी फेसबुक पे जाके पिछली डेटों में मैं नहीं कर सकता, 143 जनसभाएं हैं और 5.5 लाख के करीब गवाह हैं हर गांव और मोहल्ले में कि इस तारीख को इस समय में वहां था, और फोटो है लोगों के। तो आपको इतना जबरदस्त आरोप लगाने के लिए भविष्य में कानूनी कार्रवाई कहीं एक दूसरे को ना झेलनी पड़े, होमवर्क जरूर करना चाहिए ऐसी गैर जिम्मेदार इतने बड़े स्तर पे बात कहने के लिए। सर अच्छा, मैं आपको 3 इंसिडेंट बताती हूँ। एनआरसी और सीएए को लेकर बिजनौर में दंगे हुए, नेहटौर में 2 नौजवान लड़के मारे गए और पता नहीं कितने लोग जेलों में गए जिसमें बेगुनाह लोग शामिल थे। उसके बाद कोविड-19 आया, लोगों में भूखमरी फैली, समाज सेवियों ने और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने लोगों की मदद की। तीसरा कोविड-20 आया, उसमें बेशुमार लोग मारे गए। आपको सारी स्थिति अवगत है सोशल मीडिया से, लेकिन तीनों इंसिडेंट में आप कहीं मौजूद नहीं थे। हम आज तो फातिमा जी, हम एक्चुअल में क्या है कि हम बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं आपको। एनआरसी इस देश में अभी आया नहीं है, पूरे में आंख खोल के आपके चैनल पे कह रहा हूं, सीएए केवल आया है। और जब सीएए आया था, जब कर्फ्यू लगा रखा था, एंट्रियां बंद थी, मैं अपने ग्रीस सांसद को लेकर के डीएम के ऑफिस आया। मेरी फेसबुक पे पड़े हुए हैं, सारे चैनल वालों के मेरे साथ इंटरव्यू हैं। और जो 2 लड़के गए थे उनके घर जाके बैठा था मैं। मेरी लोकसभा भी नहीं थी, गिरीश जी की लोकसभा वो थी, जहां तक उसकी बात है। तो सीएए है वो, एनआरसी नहीं है। तो आज के बाद कोई भी प्रश्न मेरे हिसाब से एनआरसी इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोविड-19 जब हुआ तो इसमें हमारे जो मजलूम और जो गरीब और जो दबे कुछ लोग हैं, और खास करके अकलियत समाज के लोग और दलित समाज के लोग जो सब्जियां और फल बेच के अपना काम चला रहे थे, और उस पे जब जाती हुई और उन पे पुलिस ने गुंडागर्दी करी, तो मैंने ये मुद्दा उठाया, तीनों जिलों के डीएम को लिखा, फोन पे बातचीत करी, मैं यहाँ आया। और उसके बाद जो सांसद निधि का पैसा गया था, और खास करके चुनिंदा लोगों के केवल फायदे हो रहे थे, हमारे दलित समाज के लोग और अकलियत समाज के लोगों को सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी। तीनों जिलों के डीएम को चिट्ठी लिखी, तीनों कमिश्नरों को चिट्ठी लिखी, चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी। मैं होश और हवास में कह रहा हूं, आपके चैनल पे, मेरी फेसबुक पे जाके सब रिकॉर्ड पड़ा हुआ चेक कर लें। और उसके बाद जब ये फिर आगे बढ़ी सीएए से संबंधित, गाजीपुर में अजान लगाने के लिए इस कोविड-19 में जब बंद करा कि वहां ज्यादा लोग होंगे अजान में, तो उनको अजान की परिभाषा भी नहीं पता थी। मैंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी पे जब अजान नहीं खोली गई तो मैंने और अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद साहब ने उठा करके हाई कोर्ट में केस लगाया और हाई कोर्ट से ऑर्डर करा के जब अजान चालू करवाई। और जो गरीब लोगों को सब्जियां और फल बेचने पे उन पे आरोप लगा रहे थे
थे कि ये पानी की जगह कुछ और गंदी चीजें इन पे छिड़क रहे हैं और उन पे लठ बजा रहे थे, वो मुद्दा मैंने पूरी जोर से उठाया और एक लाइव इसमें इस वेब मीटिंग में, जिसमें राजेंद्र अग्रवाल मेरठ के एमपी, जिसमें मेरठ का डीएम और जिसमें प्रभारी मिनिस्टर बीजेपी का, ये मुद्दा मैंने उस मीटिंग में भी उठाया और लोगों को इससे राहत भी मिली थी। तो आपके तीनों के मुद्दे पे आपको जो ठीक लगा आपने पूछा, मुझे जो ठीक लगा मैंने जवाब। मतलब तो सर मैं ये मान के चलूं कि आप हर परिस्थिति में बिजनौर में मौजूद रहे। मैं ये कह रहा हूं कि मैं जरूरत पड़ने पे पूरे देश में एक एजेंसी ने सर्वे कराया था और मेरे पास में मेरे दिल्ली के आवास पे, जो सरकारी आवास है 42 अशोका रोड पे शील्ड रखी हुई है, 543 में से मेरा 6वें नंबर पे सर्वे में नाम आया है, उसे आप देख सकते हैं। पर पत्रकारों का काम है पूछना, हमारा काम है बड़े विनम्रता के साथ झुक करके आपका जवाब देना और थैंक यू बोलना। अगर आप इतने कठिन प्रश्न मुझसे नहीं पूछेंगे तो मेरी बात कैसे निकल के आएगी? तो मैं तो दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ झुक करके। थैंक यू सर। लेकिन इसके साथ साथ मेरा अगला सवाल ये है कि देश के कई महानगरों में आपकी प्रॉपर्टी है, आपके घर हैं, मकान है, आप सब जगह मौजूद रहते हैं। बिजनौर में भी आपने कहा है कि आप बिजनौर वासी हैं क्योंकि आपका बैनामा शुदा मकान यहाँ पर है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि एक इतने बड़े कारोबारी और पैसे वाले आदमी के लिए एक बैनामा शुदा मकान किसी शहर में कर लेने से या बिजनौर में कर लेने से क्या आप बिजनौरी हो जाएंगे? देखिए, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि आपके प्रश्न में खुद आपने जवाब दे दिया और अपनी बात को गलत सिद्ध कर दिया। इतने शहरों में आपको इतने मकान है, इसका मतलब मेरे अगर इतने मकान है तो मुझे हर जगह जाना भी पड़ता होगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ज्यादातर रहता हूँ और 143 मैंने अपनी जनसभाएं और सभाएं रिकॉर्ड करी और आपने मैंने बताया पब्लिकली, तो सबसे ज्यादा यहाँ रहता हूँ। तो फिर आपका प्रश्न थोड़ा अटपटा सा, क्या कहना चाहते, क्लियर नहीं, कंफ्यूजन है। मैं कहना चाहती हूँ कि बिजनौर में सिर्फ मकान खरीद लेने से क्या आप बिजनौर वाले हो जाएंगे, चाहे आप यहाँ पर रहें या ना रहें? आपको बिजनौर में मैं क्यों रह रहा हूँ इससे दिक्कत है? तो फिर एक चीज में मुझे ये दिक्कत है कि आप हमारे सांसद होते हुए बिजनौर में नहीं रहते हैं। अगर इस चीज से दिक्कत है तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, जो पहले सांसद भारतेंदु थे उनका बिजनौर कस्बे में मकान लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया, तो आपको प्रश्न पूछना चाहिए उनसे, आपने इंटरव्यू करा। और पहले संजय चौहान थे, नए परिसीमन पे होने के बाद पहले संजय चौहान थे, फिर भारतेंदु, तीसरा मैं हूँ। तो संजय चौहान जी ने यहाँ क्यों नहीं मकान लिया, उनसे पूछना चाहिए। और अगर मैंने मकान यहाँ लिया, मैंने बोट यहाँ बनवाई, मैं यहाँ आया, मैं यहाँ इनके लोगों के जैसे कपड़े पहन के इनके बीच में रहता हूँ, इसमें भी दिक्कत है। तो मुझे नहीं पता क्या चाहते हैं आप। सर संजय चौहान और भारतेंद्र के सवाल मैं उनसे करूंगी ना, आपसे थोड़ा ना करूंगी। बिल्कुल एकदम, पर उन्होंने ये तो सर्वविदित है और मैं आपको बिल्कुल एकदम आपके चैनल पे कैमरे के सामने कह रहा हूं कि दोनों में से कोई से ने भी बिजनौर लोकसभा का, जो बिजनौर जिले का जो मुख्यालय है, बिजनौर कस्बा, ना यहाँ उन्होंने जो अभी आपने बताया रजिस्ट्री पे मलकियत का मकान खरीदा, उन्होंने नहीं खरीदा। जो आपने बताया मैंने यहाँ बोट बनवा रखी है, ना उन्होंने बोट बनवाई। तो मैंने अच्छा काम किया, आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं, आपका वाकई आपका थैंक यू है, लेकिन शिकायत सिर्फ इतनी है कि आप खुद अवेलेबल नहीं रहते। अच्छा, मेरा अगला सवाल, आप बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और बिजनौर के बारे में आपका बड़ा एनालिसिस है, आपने खूब स्टडी की है। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ का नौजवान तबका सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। कई कस्बे ऐसे हैं जो पूरे आउट ऑफ इंडिया है, शहर देश छोड़कर चले जाते हैं। उसके अलावा अब जब से ये कोविड आया है तो वो बाहर गए हुए लोग भी कारोबार की मार झेल रहे हैं। आपने कभी सोचा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनौर के नौजवान तबके के लिए कुछ किया जाए? देखिए, ये ना बात फिर अधूरी है फातिमा जी। बिजनौर के लोग नौजवान परेशान ही नहीं है, केवल पूरे देश के लोग सर, मैं आपसे सिर्फ बिजनौर की बात करूं, मैंने देश की बात नहीं। आपने मुझे देश के लिए एमपी बना के भेजा, बिजनौर के अकेले के लिए मुझे देश सबसे पहले दिखता है और मुझे फिर बिजनौर लोकसभा भी दिखती है। बिजनौर के अलावा पूरे देश की ये दिक्कतें हैं। आप पत्रकार भाइयों की आधों की नौकरी चली गई है। ये मुद्दा मैंने पार्लियामेंट में हमारी सांसदों की 30% की जो तनख्वाह कटौती करी, तो हमने कहा हमारी 30 की जगह 40 कर लो, 50 कर लो, पूरी तनख्वाह बंद कर दो। पर जो देश के नौजवान लोग हैं उनकी रोजगार के बारे में जरूर सोचो। एक कोरोना के बारे में मैंने उठाया कि इन किसानों की जो है, जिन लोगों की फसल बर्बाद हो गई, दूध सड़ गए, सब्जियां सड़ गई, फसल सड़ गई, बहुत परेशान है। सर्वे करा के जो लोग किसान बेरोजगार है
उनके बच्चों को भी रोजगार दिया जाए। ये मुद्दा मैंने पार्लियामेंट में उठाए हैं, जो सबसे बड़े देश की जो जगह है वहां पे उठाए हैं मुद्दे मैंने। सर, बिजनौर में मुस्लिम इंटर कॉलेज का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और कई साल से है, कोविड के आने से पहले से है। हमारी बातचीत उस पर होती रही है सोशल मीडिया पर, आप ग्रुप में लाइव रहे, काफी लोगों ने आपको उस पर संपर्क किया। अब अगर हाल की बात करें तो जो 15 दिन पहले, तकरीबन 15 दिन पहले यहाँ नए डीएम आए हैं, उन्होंने कॉलेज की प्रॉपर्टी पर एक तालाब और पार्क बनाना शुरू कर दिया है। जितने भी एक्स स्टूडेंट हैं और इस मुहिम से जुड़े हुए लोग हैं वो काफी परेशान हैं। सर, इसमें आप क्या करेंगे, कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? उसमें मेरी जानकारी में ये एक ग्रुप पे व्हाट्सएप के पे लाइव में काफी जानकारी में आया। मैंने उस दिन भी अपनी स्थिति स्पष्ट करी थी। एक्चुअली में जो मुझे समझ में आया, उसकी जिम्मेदार आप सब लोग हो बिजनौर के, जो उस समाज से ताल्लुक रखते हो, जिस समाज का वो कॉलेज है। क्योंकि आप आपस में अपने वेस्टेड इंटरेस्टों की वजह से लड़ रहे हो। नियत बहुत सारे लोगों की खराब है, जिस नियत और बेईमानी की वजह से आप लोग लड़ रहे हो। साफ नियत कर लें तो डीएम भी, सरकार भी कुछ नहीं करेगी। मैं जाकर गेट पे बैठ जाऊंगा, पर कोई कोर्ट में जा रहा, कोई केस ले रहा, किसी ने पावटा नहीं करा रखी है, कोई मर गया तो उसके वारिस को कोई नकली खड़ा कर रहा है। इसलिए सरकार हस्तक्षेप करके उस प्रॉपर्टी को ले लेगी, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी मैं आपको वादा देता हूं कि जब आप मुझे बुलाओगे, आपके बीच में आऊंगा, जो सब सलाह करके कहोगे मैं वो करूंगा। सर, बस एक लास्ट सवाल और है। बिजनौर की जनता चाहती है कि आप यहाँ पर मौजूद रहें। आप अगली बार कब आ रहे हैं और कितनी जल्दी यहाँ पर रहने वाले? देखिए, बिजनौर की जनता चाहती है हम यहाँ मौजूद रहें, और उनसे ज्यादा हम यहाँ चाहते हैं कि हम मौजूद यहाँ रहें, कि बिजनौर में ज्यादातर मुस्लिम लोग हैं। मुस्लिम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है मुझे चुनाव जिताने में, और मैं पहले विधायक पूरे यूपी में अकेला जीत के आया था, फिर एमपी कई बार में हारा। तो मेरे तो बिजनौर के लोगों ने, और खासकर मुस्लिम समाज के लोगों ने, फिर दलित समाज के लोगों ने, फिर गुजरों ने, और बाकी और लोगों ने भी, जो पार्टी संगठन के संगठनात्मक ढांचे में जाट हैं, पाल हैं, सैनी है, कश्यप है, सुनार है, लुहार है, कुमार है, सबने थोड़ी थोड़ी मदद करी है। तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन जो लोग हम देश की पार्लियामेंट में बैठ के और नियम और कानून बनाते हैं कोविड से संबंधित, और उसमें अगर सबको बैन लगाया जाएगा और लॉकडाउन करा जाएगा, तो कानून तोड़ के आपको भी नहीं जाना चाहिए, हमें भी नहीं जाना चाहिए। और जैसे ही कानून के हिसाब से वो पूरा हो, आप बीच में आना चाहिए। और मैं तो गवाह हूं कि मेरे परिवार को पूरे को हुआ, और फिर भी आपके बीच में आज यहाँ बैठा हूं, और जब भी जरूरत पड़ेगी आपके बीच में रहूंगा। सर, अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम दिया, उसके लिए बोलता बिजनौर की टीम से बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। फातिमा जी, सबसे ज्यादा शुक्रिया आपका और आपकी टीम का, जो हमारे भाई खड़े हैं और जो साथी हैं, क्योंकि आप इतने तीखे और इतने ऐसे प्रश्नों की बौछार नहीं करते, तो मुझे मेरी बातों के जवाब देने के लिए माहौल नहीं बनता। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं, बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। सांसद मलूक नागर के अनुसार हमने उनसे बहुत तीखे सवाल किए, लेकिन उन्होंने सभी सवालों का बड़े हंसमुख तरीके से जवाब दिया। उसके लिए बोलता बिजनौर की पूरी टीम उनकी बहुत शुक्रगुजार है। अपने किसी अगले जनप्रतिनिधि के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।